Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing good. सब लोग सेफ हैं and studies अच्छी चल रही हैं सब लोगों की. So in today's lecture we are going to discuss about excretory system. हम लोग बात करने वाले हैं excretory system की. excretion से related हम लोग चीज़ें देखने वाली हैं. So चलिए start करते हैं आज का टॉपिक. तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन किस चीज़ का होगा. हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर किस चीज़ को एलिमिनेट करने वाले हैं. एलिमिनेट कहाँ से करने वाले हो? एलिमिनेट करने वाले हो आप लोग आपकी बॉडी से. ओके, सो इस एलिमिनेशन के लिए जो हार्मफुल चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने वाली है, वो किस तरीके से होगी, उसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले एलिमिनेशन की अगर बात की जाए तो एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हो आपकी ओरिजिनेट कर रहा है, उसे एनिमल की बॉडी से बाहर निकालने के लिए, फ्लश आउट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिसे आप बोलते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड द आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन एंड फॉस्फेट एज वेल एज सल्फेट. तो कुछ ऐसा होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आपका अमोनिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, काफ़ी सारे आपको इस तरीके से एलिमिनेटरी प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं. ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट अमोनोटैलिक एनिमल्स, और यू कैन से ऐसे एनिमल्स जो कि अपनी बॉडी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर अमोनिया को रिलीज करते हैं. ओके, सो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक. अमोनिया कैसा है? मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. एंड यूरिक एसिड इज द लीस्ट टॉक्सिक. और यूरिक एसिड कैसा है? लीस्ट टॉक्सिक है. दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटैलिज्म. ठीक है, जब आपकी बॉडी से अगर अमोनिया रिलीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है अमोनोटैलिज्म. और जबकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया रिलीज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अमोनोटैलिक. ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं. ओके, एग्जाम्पल में कौन कौन से आ जाते हैं आपके पास? बोनी फिशेस, aquatic amphibians as well as insects. ये सब के सब क्या करते हैं? ये अमोनिया रिलीज करते हैं. ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है aquatic amphibians. aquatic amphibians इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो एम्फीबियंस की आपके पास दो कैटेगरी आएगी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की जब आप बात करोगे, aquatic amphibians as well as terrestrial amphibians. तो aquatic amphibians जो होंगे वो मेजरली क्या रिलीज करेंगे? वो मेजरली अमोनिया रिलीज करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो वो मेनली अमोनोटैलिक होंगे. ठीक है. सेकेंड, द ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज यूरिया. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिया रिलीज कर रहे हैं एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट, तो उसे आप क्या बोलोगे? यूरियोटैलिक एनिमल्स. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस. ठीक है, बात आ गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस होंगे वो तो यूरिया रिलीज करेंगे, जबकि एक्वाटिक एम्फीबियंस होंगे वो क्या रिलीज करेंगे? दे विल रिलीज अमोनिया. द ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट्स यूरिक एसिड, उन्हें आप बोलते हो यूरिकोटैलिक, जो कि यूरिक एसिड रिलीज करेंगे जो कि लीस्ट टॉक्सिक है. ठीक है, वो क्या होंगे? एग्जाम्पल्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली कि कितने टाइप के एनिमल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वी हैव three kinds of animals. Number one, amonotelic, then you have uriotelic and last you have uricotelic. ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं about the animals and their excretory organ, कि कौन कौन से एनिमल हैं और उनके पास कौन से excretory organs प्रेजेंट हैं. सो सबसे पहले फ्लैटवर्म्स, एनिलीड्स एंड सेफालोकॉर्डेट्स. इन सबके पास क्या होता है? या तो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है या फिर फ्लेम सेल्स होते हैं. ठीक है, अर्थवर्म्स एंड एनिलीड्स के पास मेजरली क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है. इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, कॉकरोचेस के पास क्या होता है? मल्पेजियन टिब्यूल्स. एंड मैमल्स के पास क्या हो जाएगा? किडनी. ठीक है,
ये आपको पता है। इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स, कॉकरोच की अगर बात करते हैं, और फ्लैटवर्म्स जो आपके क्या होते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, याद रखना, फ्लैटवर्म्स आर नोन एज प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फ्लेम सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे, कौन से एनिमल के ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं फ्लैटवर्म्स या फिर प्लैटीहेल्मिन्थीज के केस में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब आप बात करते हो तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आपके पास मेजरली 4 चीजें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कितनी चीजें प्रेजेंट होंगी? 4। पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक है, सो आपका जो ह्यूमन किडनी का जो डायग्राम होता है, आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, एक एक करके हम सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं। सो किडनी की अगर हम बात करते हैं तो किडनीज आर दी रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सिचुएटेड बिटवीन दी लास्ट थोरैसिक एंड लंबर वर्टेब्रा। ठीक है, लास्ट थोरैसिक मतलब T12 और L3 के बीच में, लंबर, थर्ड लंबर के बीच में ये किडनीज आपकी प्रेजेंट होती हैं। ईच किडनी हैज अ नॉच ऑन द इनर साइड कॉल्ड हाइलम। ये देखो, यहाँ पे आपको किडनी के पास एक नॉच देखने को मिलता है जिसे आप क्या बोलते हो? हाइलम। ठीक है, थ्रू विच द यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर, जिसके थ्रू आपके पास यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करती हैं। ओके, अब inside the hilum has a broad funnel shaped space called renal pelvis with projections called calyces। अब क्या होता है कि आप देखते हो कि आपके पास किडनी है, ये मान लीजिए, ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये जो हल्का सा इनर पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे आप नाम देते हो हाइलम। अब हाइलम के थ्रू क्या होता है, आपके पास यूरेटर वगैरह हो गए, कैपिलरीज हो गई, ये एंटर करती हैं किडनी के अंदर कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम कहाँ आ गए? किडनी के अंदर वाले पोर्शन पे आ गए। अब किडनी के अंदर आप बोल सकते हो, मतलब हाइलम के अंदर ब्रॉड फनल शेप के स्पेसेस होते हैं। ठीक है, उन्हें आप क्या बोलते हो? रीनल पैल्विसेस, और उनके प्रोजेक्शन को क्या बोलते हो? कैलिसेस। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कैलिसेस। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, ये आपका हो गया पेल्विस, हाइलम से अंदर वाला रीजन। फिर यहाँ पे प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं आपको। ओके, नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं इनसाइड द किडनी आर द 2 जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। किडनी के अंदर भी आपके पास 2 जोन हो जाते हैं, एक तो बाहर वाला जोन और एक अंदर वाला जोन। बाहर वाले जोन की अगर आप बात करते हो तो यू हैव आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। मेड्यूला कौन सा स्पेस है? इनर साइड। मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिसेस। ठीक है, कॉर्टेक्स extends between medullary pyramids as renal columns called as column of Bertani। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट? किडनी इज नेफ्रॉन। ओके, देखो न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एग्जाम के प्रेशर के अंदर आप भूल जाते हो न्यूरॉन लिखा है या फिर नेफ्रॉन लिखा है, तो फंक्शनल यूनिट हमेशा याद रखना किडनी की होती है नेफ्रॉन। ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन, एंड ये नंबर आपको याद रखना है। अब नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स। हर नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होता है, नंबर 1 ग्लोमेरुलस एंड नंबर 2 रीनल टिब्यूल। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। बहुत सारी कैपिलरीज आप मान सकते हो, ये मान लीजिए अगर मेरे हाथ, ये मेरी फिंगर्स जो हैं, ये बहुत सारी कैपिलरीज हैं। अगर इन कैपिलरीज को ऐसे बंद कर लिया जाए तो एक ये टफ्ट बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं, जिसे आप क्या नाम देते हो? ग्लोमेरुलस। Okay, so glomerulus is the tuft of capillaries formed by the afferent atriole। ठीक है, ये याद रखना है। and blood from glomerulus is carried away by efferent arteriole। तो efferent arteriole जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, वो क्या होती हैं? वो बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, वो आपका ग्लोमेरुलस बनाने का काम करती हैं, जबकि efferent arteriole जो होती हैं वो ग्लोमेरुलस से ब्लड को लेके जाती हैं। ओके, renal tubule starts with the Bowman's capsule, continue with the tubular parts divided into proximal convoluted tubule (PCT),
Henle's loop as well as distal convoluted tubules. ओके, ये देखिए, यह है आपके पास एफरेंट इट्रियोल। एफरेंट इट्रियोल, बहुत सारी एफरेंट इट्रियोल ने मिलके क्या बनाया, एक टफ्ट बनाया, जिसे आपने क्या नाम दिया, ग्लोमेरुलस। ओके, फिर ग्लोमेरुलस से आपने देखा यहाँ पे ये एक कैपिलरी आप बोल सकते हो, एक आर्ट्रियोल निकली जो कि ब्लड को लेके जा रही है। वो कौन सी आर्ट्रियोल थी, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, फिर फर्दर यहाँ पे आपके पास बॉमन्स कैप्सूल आया, देन पीसीटी, डीसीटी, हैनलेस लूप आ गया आपके पास, कलेक्टिंग डक्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब Malpighian tubule, PCT, DCT of nephron are situated in the cortical region, whereas loop of Henle's into the medulla. This is very important line guys कि PCT, DCT, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule हो गया आपका, ठीक है, और Malpighian tubules, ये तीनों के तीनों कौन से रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं, कॉर्टिकल रीजन के अंदर, जबकि आपका जो लूप ऑफ हैनले होता है दैट कैन बी फाउंड इन द मेड्यूला। ओके, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है कि बताइए लूप ऑफ हैनले कहां पे पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दिस कुड बी फाउंड इन मेड्यूला रीजन। ओके, अब नेफ्रॉन में आपके पास दो तरीके की नेफ्रॉन आ गई, एक तो ऐसी नेफ्रॉन जो कि कॉर्टिकल रीजन के अंदर पाई जा रही है, और एक ऐसी नेफ्रॉन जो कि मेड्यूला के अंदर पाई जा रही है। तो इस बेसिस पे आपके पास दो टाइप की नेफ्रॉन्स आ गई। सो नंबर 1, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की जब आप बात करते हो तो लूप ऑफ हैनले इज शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ओनली अ लिटिल इनटू मेड्यूला। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि लूप ऑफ हैनले जो होगा वो शॉर्ट होगा और काफी कम पोर्शन उसका मेड्यूला के अंदर जाएगा। द ग्लोमेरुलाई लाई क्लोजर टू द इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो होगा वो इनर साइड में क्लोजेस्ट होगा, जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर आप बात करते हो तो द लूप ऑफ हैनले आर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड डीप इनटू द मेड्यूला। कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर क्या होगा कि जो लूप ऑफ हैनले होगा वो काफी ज्यादा लंबा होगा और वो मेड्यूला के अंदर डीप तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द ग्लोमेरुलाई लाई इन द आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो गए बिटवीन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एज वेल एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब हम बात करते हैं अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ओके, सो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है दिस टेक पार्ट्स इन दी 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स का गेम है ये आपका यूरिन फॉर्मेशन का होना। कितने स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप के अंदर। सबसे पहले स्टेप कौन सा होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड होता है सिक्रीशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की अगर आप बात करते हो तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। किसका फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय द ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट आपका होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल क्या करेंगे, आपकी रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। सिक्रीशन में क्या होगा, ट्यूबुलर सेल्स सिक्रीट्स आयंस। क्या होगा यहाँ पे, आयन सिक्रीट्स होंगे किसके अंदर, इनटू द फिल्ट्रेट। ओके, तो चलिए अब इसको मेजरली डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने देखा दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो पहले स्टेप की जब हम बात करते हैं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अकर्स इन दी ग्लोमेरुलस। कहां पे होगा ये, ग्लोमेरुलस के अंदर होगा, वेयर ब्लड इज फिल्टर्ड। क्या फिल्टर होगा यहाँ पे, ब्लड फिल्टर होगा। दिस प्रोसेस अकर्स अक्रॉस दी 3 लेयर्स, एपिथेलियम ऑफ Bowman's capsule, endothelium of glomerular blood vessels and a membrane between these 2 legs। देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहां पे होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर। वहां पे क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड फिल्टर होगा। अब ब्लड फिल्टर तो हो जाएगा, लेकिन फिल्टर करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास 3 लेयर्स का होना जरूरी है। वो 3 लेयर कौन सी हैं, सबसे पहली लेयर होगी एपिथेलियम ऑफ द Bowman's capsule यानी कि आउटर लेयर, फिर मिडिल लेयर होगी एक, और लास्ट में आपके पास होगी एंडोथेलियम। एंडोथेलियम मींस इनर लेयर ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड इज फिल्टर्ड इन सच अ वे दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा रीच द Bowman's capsule एक्सेप्ट प्रोटीन्स। ब्लड कुछ इस तरीके से आपका फिल्टर होगा कि जितना भी आपका प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जितनी भी चीजें हैं, वो सभी के सभी Bowman's capsule तक पहुंच जाए एक्सेप्ट प्रोटीन। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मींस कि यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि सब कुछ पास कर दिया जाए एक्सेप्ट प्रोटीन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने देखा क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन।
रीअब्जॉर्प्शन की जब आप बात करते हो so around 99% of the filtrate obtained is reabsorbed by the renal tubules. आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं वो कितना फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब कर लेती है 99%. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा गाइस. एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बताइए रीअब्सॉर्प्शन के अंदर कितना परसेंट फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब किया जाता है, तो दैट इज योर 99%. So this is known as reabsorption. This is achieved by the active and passive transport. Okay. Next we have the last step, that is secretion. Okay. So the next step in urine formation is the tubular secretion. Tubules का secretion. Tubules के secretion के अंदर आप क्या देखोगे कि यहाँ पे किस चीज का secretion होगा? Secretion होगा ions का. अब वो कौन से ions हैं? Here, tubular cells secrete substances like hydrogen ions, potassium ions, etc. into the filtrate. ठीक है? By this process, ionic, acid, base and balance of the other body fluids are maintained. इस सिक्रेशन की मदद से आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आयनिक बैलेंस आपको जरूरत है, बॉडी फ्लूइड के बैलेंस की आपको जरूरत है, वो सभी का सभी मेंटेन किया जाता है. द सिक्रेटेड आयंस कंबाइन विद द फिल्ट्रेट एंड फॉर्म्स द यूरिन. ओके, द यूरिन पासेस आउट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स इनटू अ कलेक्टिंग डक्ट. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे. दैट इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू दी थ्री लेयर्स. एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, blood vessels, epithelium of the Bowman's capsule and basement layer between two membranes in the ultrafiltration. ठीक है? The amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate. जितना भी अमाउंट फिल्ट्रेट का तैयार किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय दी किडनीज पर मिनट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे आप जीएफआर भी बोलते हो. और जीएफआर की वैल्यू कितनी होती है? जीएफआर की वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus. ठीक है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कौन ऑपरेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? JGA. 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule called as reabsorption. ये पॉइंट हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं. अब हम बात करते हैं about the function of tubules, कि आपके पास tubules का फंक्शन क्या है. हमने देखा कि ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो आयन सिक्रीट करते हैं ताकि आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे, या फिर आप बोल सकते हो बॉडी फ्लूइड्स का बैलेंस बना रहे. ठीक है? सो सबसे पहले हमारे पास जो ट्यूब्यूल है दैट इज योर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी. जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर वाटर है, वो यहाँ पे क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है. ठीक है? हैनलेज लूप की अगर आप बात करते हो, मेंटेन्स हाई ऑस्मोलारिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स. ठीक है? नेक्स्ट वी हैव द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, दैट इज योर डीसीटी, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर. याद रखना, डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का. ये आपका पीएच को भी मेंटेन रखता है, एज वेल एज सोडियम पोटेशियम बैलेंस को भी मेंटेन रखता है. नेक्स्ट यू हैव कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट की अगर आप बात करते हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन. ठीक है? स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं ट्यूब्यूल के, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे. ये देखिए, यहां से आपके पास पीसीटी है, पीसीटी ने क्या बनाया? यहाँ पे आपके पास लूप ऑफ हैनले आया, देन यू हैव दी व्हाट? कलेक्टिंग डक्ट भी है यहाँ पे, एंड डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. ठीक है? तो ये देखिए, पीसीटी से आपका लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले यहाँ पे बना वैसा रेक्टा, वैसा रेक्टा से यहाँ पे डीसीटी, एंड डीसीटी फाइनली मर्ज हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर. ओके, तो ये कंप्लीट आपने स्ट्रक्चर देख लिया. ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. तो जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं कि यूरिन का कंसंट्रेशन क्या कैसे हो रहा है, तो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स, हैनलेज लूप इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म काउंटर करंट. तो क्या होता है कि आपने देखा हैनलेज लूप जो होता है, हैनलेज लूप जो होता है, पहले आपको उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर.
कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेयर पिन लाइक। ओके, सो हेयर पिन लाइक जो ये स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि ना यहाँ पे आपको दो लिम्स देखने को मिलती हैं, एक असेंडिंग हैनले लूप और एक डिसेंडिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है। ओके, द फ्लो ऑफ ब्लड इन टू लिम्स ऑफ वैसा रेक्टा इंक्रीजेस द ऑस्मोलैरिटी टुवर्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द इनर मेडुला। और क्या होता है कि अगर ब्लड का फ्लो आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है तो वहां पे एक काउंटर करंट मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। उस काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से आपकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है दिस विल इंक्रीजेस। ओके, अब the transport of substance filtrate by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called as counter current mechanism। ठीक है, the concentrated urine is formed in the following ways। अब concentrated urine कैसे बनता है, तो देखो NaCl is transported from the ascending limb of Henle's loop to the descending limb of vasa recta। सबसे पहले NaCl जो होता है उसे आपका ascending limb of Henle's loop से कहाँ भेजा जाता है, descending limb of vasa recta के अंदर। ठीक है, ascending limb से आपका NaCl कहाँ जाएगा, descending limb के अंदर। ठीक है, अब The ascending limb of vasa recta in turn transports NaCl to the interstitium। और ascending limb जो होगा vasa recta का वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट कर देगा NaCl को interstitium के अंदर। ठीक है, the tissue between the loop of Henle and the vasa recta। जो टिश्यू आपका लूप ऑफ हैनले और वैसा रेक्टा के बीच में प्रेजेंट होगा उसके बीच में आपके पास NaCl पहुंचा दिया जाएगा। तो क्या होगा, thus a concentrated gradient of 300 mm in the cortex to the 1200 mm in the medulla is created। तो क्या होगा कि आपके पास जो कुछ वैल्यूज होती है कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट की, तो क्या होता है कि जो आपका कॉर्टेक्स है वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कितना होगा, 300 mm। ठीक है, और कॉर्टेक्स के आप कॉर्टेक्स की बात कर रहे हो कितना होगा, 300 mm, जबकि मेड्यूला के अंदर कितना होगा, 1200 mm का वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, जहां पे भी आप ग्रेडियंट वर्ड देख लो तो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, ये बात हो गई। Urea contributes to this process by being transported by the descending limb of the loop of Henle to the interstitium। और अब यूरिया कहां से जाता है, यूरिया जो होता है, यूरिया is being transported by the descending limb of the loop of Henle। loop of Henle की जो descending limb है वहां से आपका यूरिया पास कर दिया जाएगा कहां पे, इंटरस्टिशियम के अंदर। इंटरस्टिशियम क्या है, इंटरस्टिशियम एक जस्ट एक आपके पास टिश्यू है। ओके, as urine flows downward in the collecting tubule, जैसे ही यूरिन आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाएगा, इट एनकाउंटर्स द हायर एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट इन द इंटरस्टिशियम। तो अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चला कि जैसे ही यूरिन आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर गया वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, किस चीज की, सल्यूट की, मतलब आप बोल सकते हो आइंस की वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। अगर कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे यूरिन जा रहा है, दैट मीन्स अब यूरिन आपका कैसा होने वाला है, कंसंट्रेटेड होने वाला है। Hence it goes on losing water due to osmosis। और वहां पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द यूरिन इज कंसंट्रेटेड। इस तरीके से आपका यूरिन जो होगा वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं, सबसे पहले तो आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट याद रखना है कि कॉर्टेक्स के अंदर कितना है और मेड्यूला के अंदर कितना है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि NaCl का ट्रांसपोर्टेशन कहां से हो रहा है, एज वेल एज आपको याद रखना है यूरिया कहां से कहां मूव कर रहा है एंड यूरिन का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, यूरिन जैसे ही कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाएगा वहां पे आपका ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट होगा, कंसंट्रेशन का आप बोल सकते हो कि वहां पे डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वहां पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और आपका यूरिन जो होगा दैट विल बी कंसंट्रेटेड। नाउ रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, सो फंक्शन ऑफ किडनी इज मॉनिटर्ड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ द हाइपोथैलेमस एज वेल एज जेजीए। ठीक है, हाइपोथैलेमस और जेजीए सेल्स की मदद से आपका जो किडनी होता है उसके रेगुलेशन को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है। Change in blood volume, body fluids and iron concentration activates the osmoreceptors in the body
that stimulates the hypothalamus to release ADH or the vasopressin hormones. ठीक है, the ADH facilitates the water absorption in the tubules. और जो आपका ADH होता है या फिर आप बोल सकते हो vasopressin होता है, वो क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है ट्यूब्यूल्स के अंदर. तो इससे क्या होता है कि डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एक्टिवेट्स दी जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन. तो अब जैसे ही आपका ग्लोमेरुलर का ब्लड प्रेशर कम होगा, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे. जेजी सेल्स जैसे ही एक्टिवेट हुए, जेजी सेल्स क्या रिलीज कर देंगे, दे विल रिलीज रेनिन. अब देखो, रेनिन के अंदर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. एक रेनिन होता है आपके पास RENNIN. इसके अलावा एक रेनिन होता है RENIN. ठीक है, स्पेलिंग्स में कंफ्यूज मत होना. RENIN ये वाला जो रेनिन है ये आपको मिलता है कहाँ पे, किडनी के अंदर. ठीक है, एक्सक्रीटरी फंक्शंस में ये हेल्प करता है. जबकि ये वाला जो रेनिन है जहां पे डबल एन आ रहा है, ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. डाइजेशन में हेल्प करता है ये. मतलब रेनिन कहाँ मिलता है, रेनिन आपको मिलता है इन्फेंट्स के अंदर. ठीक है, डबल एन वाला जो आपको रेनिन है इट विल फाउंड इन इन्फेक्ट्स. जबकि ये जो एक सिंगल एन वाला रेनिन है दिस विल हेल्पफुल इन दी कहां पे, किडनी में. ठीक है, सो रेनिन विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन टू द एंजियोटेंसिन 1 and 2 दैट इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर. तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए ये जो रेनिन है RENIN ये क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 and 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसकी मदद से ग्लोमेरुलर का ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा. ठीक है, एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन दैट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ आयंस एंड वाटर. और एल्डोस्टेरॉन के रिलीज होते ही वाटर और आयंस का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यूरिन जो होगा दिस विल एक्सपेल्ड आउट. द न्यूरल मैकेनिज्म दैट कॉजेस इट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स. यूरिन फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर. जितना भी यूरिन आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है दिस विल बी स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर till a voluntary signal is given by the CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जैसे ही एक वॉलेंटरी सिग्नल देगा, आपका जो यूरिन है वो यूरिनरी आपको अर्ज होगा कि आपको आपका यूरिन जो है वो एक्सपेल करना है. दिस इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर. इससे क्या होगा कि आपके जो स्मूथ मसल्स हैं ब्लैडर के अंदर वो कैसे होने लगेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे. एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्पिंचर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन. और यूरेथ्रल स्पिंचर्स का जो रिलैक्सेशन होगा उसकी मदद से आपका यूरिन रिलीज हो जाएगा. तो अब इंपॉर्टेंट क्या चीज आई यहाँ पे, आपको इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जब वॉलेंटरी सिग्नल मिला CNS से, तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, स्मूथ मसल्स का. ठीक है, जबकि आपका जो यूरेथ्रल स्पिंचर होगा वो कैसा हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा. तो इन दोनों काम के होने के बाद आपका जो यूरिन होगा दैट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम योर बॉडी. ठीक है, lungs, liver and skin also plays important role in the process of excretion. Excretion, जनरल एक्सक्रीशन की अगर आप बात करो तो लंग्स के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. ओके, इस तरीके से लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया, ये तीनों ही एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं. Lungs remove the water, liver eliminates the bile containing substances like bilirubin and biliverdin. ठीक है, sweat glands removes NaCl, small amount of urea and lactic acid. Sebaceous gland excretes sterol, hydrocarbons and waxes. ये किसकी बात हो रही है, लास्ट पॉइंट के अंदर ये आपकी बात हो रही है स्किन की, कि स्किन के थ्रू कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज आवर लास्ट टॉपिक. तो डिसऑर्डर्स की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले वी हैव यूरेमिया. देखो यूरेमिया, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ द नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन. ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड भी हो सकता है, केराटिनिन भी हो सकता है. यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द हीमोडायलिसिस. ठीक है, ये हो गया आपका यूरेमिया. सेकेंड वी हैव रीनल फेलियर. रीनल फेलियर मींस किडनी फेलियर.
ठीक है, वेयर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज सीज्ड एंड बोथ किडनीज स्टॉप वर्किंग। क्या होता है रीनल फेलियर के अंदर की किडनीज जो होती हैं काम करना बंद कर देती हैं। इसके अलावा आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो कैसा हो जाता है, वो बंद हो जाता है, सीज हो जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के केस में आपका अगर आपको करेक्शन करना है तो वो आपको क्या करना होगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, किसका, किडनी का। नाउ वी हैव द रीनल कैल्कुलाई। देखो रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, कैल्कुलाई मींस स्टोन्स, दैट मींस आपको आप इसमें क्या बोल सकते हो, दिस इज द डिजीज रिलेटेड टू योर किडनी स्टोन। ठीक है, formation of stone or insoluble mass of the crystallized salt formed within the kidney. Next we have glomerulus nephritis, that is known as Bright's disease. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, inflammation of the glomeruli of the kidney due to entry of protein or red blood corpuscles in the filtrate due to injury. इसके अंदर क्या होता है कि RBCs जो होते हैं वो आपके फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ इंजरी हुई हो उसकी वजह से। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेस हो गई रिलेटेड टू योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम गाइस। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, इसके अलावा माइंड मैप्स का सेकेंड एडिशन अवेलेबल है Amazon as well as Flipkart पे। This will help you in your exams. Okay, so till next video, stay tuned, stay safe, stay happy. Thank you very much.